नमस्कार। जरा सोचिए, लंदन के एक छोटे से ऑफिस से चलने वाली एक प्राइवेट कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। ये कोई कहानी नहीं है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हैरान कर देने वाली हकीकत है। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे व्यापारियों का एक ग्रुप देखते ही देखते शासक बन बैठा। तो सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक प्राइवेट कॉरपोरेशन ने पूरे भारत पर कब्जा कैसे कर लिया? ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं थी, ये तो महत्वाकांक्षा, चालाकी और ताकत की कहानी है। और इसकी शुरुआत हुई दौलत की एक जबरदस्त दौड़ से। देखिए, 15वीं और 16वीं सदी में भारत के मसाले किसी सोने से कम नहीं थे। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये वो खजाने थे जिनके लिए पूरा यूरोप तरस रहा था। और बस इसी खजाने के लिए एक दौड़ शुरू हो गई, एक ऐसी जबरदस्त रेस जिसमें हर बड़ी यूरोपीय ताकत शामिल होना चाहती थी। और हाँ, इस दौड़ में अंग्रेज अकेले नहीं थे, उनसे बहुत पहले 1498 में पुर्तगाली आ चुके थे। फिर डच आए, डेनिश आए और फ्रांसीसी भी आ गए। भारत के बंदरगाह यूरोपीय जहाज़ों से खचाखच भर गए थे। और जाहिर है, जब इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं एक ही जगह पर टकराएंगी तो फिर टकराव तो होना ही था। इस भीड़ में दो सबसे बड़े खिलाड़ी उभर कर सामने आए, ब्रिटिश और फ्रेंच। भारत का भविष्य अब इन दोनों के बीच होने वाले एक महामुकाबले पर टिक गया था। ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि इस उपमहाद्वीप पर राज कौन करेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कुछ ऐसे फायदे थे जो निर्णायक साबित हुए। उनकी नेवी, मतलब नौसेना, कहीं ज्यादा ताकतवर थी। उन्हें ब्रिटिश सरकार का पूरा सपोर्ट था और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे बेहद जरूरी बंदरगाहों पर उनका कब्जा था। दूसरी तरफ फ्रांसीसी इस मामले में कमजोर थे। उन्हें अपनी सरकार से उतना सपोर्ट भी नहीं मिला और वो ज्यादातर पौंडीचेरी तक ही सिमट कर रह गए। ये फर्क कर्नाटक युद्धों में साफ साफ दिखा और नतीजा ये हुआ कि फ्रांसीसी इस रेस से बाहर हो गए। तो जब सबसे बड़ा यूरोपीय दुश्मन रास्ते से हट गया तो कंपनी की एम्बिशंस ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। अब उनका मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं था, उनकी नजरें थीं भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल पर। ये वो पल था जब कंपनी ने एक व्यापारी का चोगा उतारा और एक शासक की तलवार उठा ली। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान इस सिचुएशन को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। उन्होंने चेतावनी दी, इन्हें अकेला छोड़ दो तो ये शहद यानी व्यापार देंगे, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा तो ये डंक मार मार कर ख़त्म कर देंगे। ये एक ऐसी भविष्यवाणी थी जिसे अंग्रेज़ों ने नज़रअंदाज कर दिया और इसके नतीजे बहुत भयानक हुए। बंगाल पर कब्जा कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी। सबसे पहले कंपनी ने अपने व्यापार के अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके नवाब सिराजुद्दौला को उकसाया। जब नवाब ने पलटवार किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक चाल चली। उसने नवाब के ही सेनापति मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया। नतीजा 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, जो लड़ाई कम और धोखा ज्यादा थी, और जो थोड़ी बहुत कसर बची थी वो 1764 में बक्सर की लड़ाई ने पूरी कर दी। बस इन दो घटनाओं ने कंपनी को बंगाल का मालिक बना दिया। बंगाल की बेहिसाब दौलत हाथ लगने के बाद कंपनी की भूख और भी बढ़ गई। अब उन्होंने पूरे भारत में फैलने के लिए एक डबल स्ट्रैटेजी अपनाई। एक हाथ में थी क्रूर सैन्य ताकत और दूसरे हाथ में थी चालाक राजनीतिक चालें। मिलिट्री फ्रंट पर कंपनी ने भारत की सबसे मजबूत ताकतों को सीधी चुनौती दी। दक्षिण में उन्होंने 4 भयानक आंग्ल मैसूर युद्धों के बाद टीपू सुल्तान के ताकतवर साम्राज्य को खत्म कर दिया। उत्तर पश्चिम में उन्होंने शक्तिशाली सिख साम्राज्य को हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। एक के बाद एक भारतीय रियासतें घुटने टेकती चली गईं। लेकिन हर जंग तलवार से नहीं जीती गई। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि नाम की एक बहुत ही चालाक पॉलिसी शुरू की। इसमें भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना की सुरक्षा दी जाती थी, जिसके बदले में राजा अपनी आज़ादी खो देते थे और पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। ये कूटनीति और कर्ज के जरिए की गई एक जीत थी। और फिर आए लॉर्ड डलहौजी की बदनाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कहने को तो ये उत्तराधिकार की एक पॉलिसी थी, लेकिन असल में ये राज्यों को हड़पने का एक बहाना था। अगर किसी राजा का कोई बेटा नहीं होता तो उसका राज्य सीधे सीधे कंपनी हड़प लेती थी। इसी तरीके से सतारा, झांसी और नागपुर जैसे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो भारत को जीत तो लिया गया, लेकिन अब उसे कंट्रोल करने और उसकी दौलत को निचोड़ने के लिए एक सिस्टम बनाने का वक्त था। अंग्रेजों ने एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने उनके साम्राज्य को हमेशा के लिए मजबूत कर दिया। इस साम्राज्य की आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी लैंड रेवेन्यू, यानी जमीन से मिलने वाला टैक्स,
जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, उन्होंने 3 मुख्य सिस्टम लागू किए: रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी। नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था, कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूलना, भले ही इससे किसानों का कितना भी नुकसान हो। तो इन सभी पॉलिसियों का नतीजा क्या निकला? दादाभाई नौरोजी ने इसे एक बिल्कुल सही नाम दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निकास। ये एक बहुत बड़ी वन वे पाइपलाइन की तरह था, जिससे भारत की दौलत लगातार ब्रिटेन भेजी जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि भारत गरीब होता गया और ब्रिटेन अमीर। हाँ, ये बात भी सच है कि अंग्रेज़ों ने रेलवे, टेलीग्राफ और एक मॉडर्न सिविल सर्विस जैसी चीज़ें भी बनाई। उनका तर्क था कि वो भारत को मॉडर्न बना रहे हैं। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। तो असली सवाल ये है, क्या रेलवे और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सच में भारत की तरक्की के लिए बनाया गया था, या ये सिर्फ एक ऐसे साम्राज्य का ढांचा था जिसका एकमात्र मकसद भारत के संसाधनों को लूटना था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं, और ये हमें ब्रिटिश राज की जटिल विरासत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।